ये खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। उत्तर प्रदेश के संभल में आज एक बार फिर सर्वे हुआ, लेकिन ये सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने किया। ASI ने अपने सर्वे में संभल के 5 तीर्थों और 19 पवित्र कुओं का निरीक्षण भी किया। कुल 24 जगहों का निरीक्षण आज हुआ। ASI के सर्वे में खग्गूसराय इलाके का वो मंदिर भी शामिल है जिसे 1978 के बाद प्रशासन ने खुलवाया है। संभल का ये ASI सर्वे ऐसे समय में हुआ है जब वहां के विवादित जामा मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को लेकर राजनीति की आर पार की लड़ाई लड़ी गई है। क्या अखिलेश यादव हो, क्या राहुल गांधी हो, क्या विपक्ष के अन्य नेता हों, उन्होंने संभल को सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की है, जबकि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान ही बीते 24 नवंबर को पथराव हुआ था। इसी के बाद संभल प्रशासन ने जब वहां सख्ती की तो बिजली चोरी और अतिक्रमण के मामले सामने आए, जिसके घेरे में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क शामिल है। जियाउर रहमान बर्क के घर की सीढ़ियां आज बुलडोजर एक्शन में गिरा दी गईं। इससे पहले उनके ऊपर बिजली चोरी और जियाउर रहमान बर्क के पिता पर बिजली अधिकारियों को धमकाने की FIR तक दर्ज हो चुकी है। उधर इन कार्रवाइयों के बीच जब संभल में बरसों से बंद मंदिर खोले गए हैं, तो यूपी के वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गोंडा, मुजफ्फरनगर में भी दशकों पहले बंद करवा दिए गए मंदिरों के ताले भी खुलवाए गए हैं। इस सब के बीच आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल जैसे मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की, उनका वंश नष्ट हो गया। सवाल पब्लिक का है कि राजनीति की इस आर पार के बीच संभल से निकला संदेश है क्या? संभल के बहाने नेतागिरी कौन चमका रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। संभल का मामला अब सिर्फ एक विवादित स्थल का मामला नहीं है। संभल के मामले में राजनीति की वो परतें हैं जिनमें फ्रॉड सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के तमाम मंदिरों को छिपा देने का आरोप है। क्या ये वही सोच नहीं जिसने औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और आज के दौर में ये हालात पैदा किए? सुनिए सनातन को नष्ट करने की इन्हीं कोशिशों के रेफरेंस में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से आज क्या कहा। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता। भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी सनातन से हुए अन्याय की बात कर रहे थे, लेकिन
संभल चैप्टर में जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी और अतिक्रमण का आरोप लगा है, तो उनकी प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। बर्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है, ये सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने और भटकाने के लिए करा जा रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। झूठे मुकदमे का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा, सच सबके सामने आएगा। ये मेरी ज्याती लड़ाई नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, मुझको और मेरे कौम को इंसाफ मिलेगा। बर्क का ये पक्ष हो सकता है कि उनसे अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे कौम की लड़ाई बता दिया। भला बिजली चोरी या अतिक्रमण के आरोपों का कौम से क्या लेना देना? उसके तो तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, दस्तावेज होंगे। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, और सवाल पब्लिक का सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं से अन्याय नहीं सहेगा देश, क्या संभल का संदेश यही है? अखिलेश के सांसद बिजली चोरी और अतिक्रमण में घिरे तो मुस्लिमों के नाम पर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? सनातन को लेकर जो लकीर खींच गई है, क्या उससे अखिलेश राहुल के सियासी दांव खत्म हो रहे हैं? और राहुल प्रियंका अखिलेश वर्सेस योगी, संभल का रास्ता किसके राजनीति की दिशा बदलेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। उनके साथ खड़े हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ आज दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर भी खड़े हैं। विवेक साइलस जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमेशा की तरह हमारी हर डिबेट पर 4 चांद लगाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान जी, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी विवेक साइलस जी कि बिजली चोरी का अगर आरोप हो या अतिक्रमण का आरोप हो, तो पूरे के पूरे कौम को बीच में लाना, क्या ये सही है? क्या ये भड़काने की राजनीति नहीं है? क्या ये राजनीति वही राजनीति नहीं है जिसका आरोप बीजेपी शुरू से लगा रही है कि बाहरी लोग बुलाकर 24 नवंबर को वहां पथराव किया गया, पत्थर बरसाए गए, और उसके बाद जो हालत हुई वो देश भर ने देखा? देखिए, अगर जहाँ तक बिजली चोरी की बात है नाविका जी, अगर ऐसा हुआ है तो जो देश का कानून है या लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और होनी भी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन ये क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इसलिए हाईलाइटेड हैं। अब 1 हफ्ते पहले हरीश शाक्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA, उनके ऊपर गैंगरेप और फ्रॉड का चार्ज लगा। वो बिस्ली से आते हैं, बदायूं से। लेकिन कमाल की बात है कि किसी भी मीडिया ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं समाजवादी पार्टी की तो आज बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। नंद किशोर गुर्जर यहीं बगल लोनी के विधायक हैं, उन्होंने कहा ऐसा भ्रष्टाचार जहां 50% कमीशन देनी पड़ती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा। श्याम प्रकाश आते हैं हरदोई से, उन्होंने कहा मैंने अपने 45 साल के कैरियर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए नहीं देखा। और साथी दल अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, उन्होंने भी इस बातों को उठाया था। तो सिर्फ एक तरफ से बात करना कि ठीक है समाजवादी पार्टी ही सब काम कर रही है, ऐसा नहीं है। दूसरी बार आपने कहा कि वहां पर हंगामा हुआ, लोगों ने यहां तक कहा कि 22 ट्रक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा 22 ट्रक पत्थर बाहर से आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इंटेलिजेंस और पुलिस क्या सो रही थी? वो उनको पता ही नहीं चला कि 22 ट्रक आ गए। यहां तक मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान से बनी हुई बंदूकें और कारतूस वहां मिला। तो ये पाकिस्तान और से बना हुआ कारतूस और बंदूक हिंदुस्तान में आया कैसे? पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बॉर्डर तो आपके हाथ में है। हर चीज पे विपक्ष को दोष देना, समाजवादी पार्टी को दोष देना गलत है। अगर किसी ने भी गलती की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, AIM का हो या समाजवादी पार्टी का हो, कानून सबके लिए एक है। बर्क गलत कहां है? अडानी जी का मीटर लगा हुआ है, गड़बड़ी का आप कर रहे हो, आप सीढ़ियां तोड़ रहे हो। घर के पीछे ये दीवार है, दीवार के आगे छोटी सी नाली है, नाली है, जाने के लिए छोटी सी सीढ़ी बनाई है। पूरी मर्दानगी दिखा रहे हैं आदित्य योगीनाथ।
अब भाई गड़बड़ मीटर लगाओगे, बच्चों का बोर्ड का पेपर है, उसमें बिजली काटने पहुंचोगे तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। तो ये गड़बड़ी योगी के एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, यहां तो मुसलमान होना चाहिए। और आज आप ही के एक प्रवक्ता ने सीधा बोल दिया, मुसलमान हटाओ मंत्रालय, जल्दी से योगी आदित्यनाथ बना लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ब्लैक का ब्लैक और व्हाइट का व्हाइट। नाविका जी, आरोप लग रहा था कांग्रेस को कम्युनिस्ट बर्बाद कर रहे हैं, अब तो सपा पे भी वो बेचारे बोल भी नहीं पाए, तब तक उससे ज्यादा बड़ा तर्क लेकर आ गए। आदमी इनोसेंट है, आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप मान जाते हैं। कम से कम विवेक साइलेंस जी कह रहे थे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। विवेक श्रीवास्तव जी को तो लॉ की जरूरत नहीं है। शहजाद पूनावाला अपने विधायकों पे और रेपिस्ट जो आपका विधायक है उस पर जरूर बोलिएगा। देखिए, दोनों में होड़ ये लगी हुई है कि कौन अपने नाम के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए एक विवेक साइलेंस ने बेतुकी बातें की तो विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि भाई नहीं, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूं। तो मुझे लगता है यही कैप कंपटीशन है, इसको बोलते हैं कैप का कंपटीशन। ये नहीं कि कैप पहननी है, कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में देखिए कि आतंकवाद का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता, यही लोग चीख के बोलते हैं, पर बिजली चोर का धर्म होता है, टोटी चोर का धर्म होता है, बकरी चोर का धर्म होता है। गलत बात है ना, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप कहां एंड कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप बोलेंगे तो मैं रिएक्शन ही बहुत कुछ कह रहा है। आपके नेता के खिलाफ बोलूंगा। नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। नाविका जी, अगर मैंने किसी का नाम लिया हो तो आप उसको एडिट करवा दो, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। पर मुझे लगता है कि रिएक्शन से पता चल रहा है, और जिसका भी नाम है जनता समझेगी। मैं भी ऐसा सुनिए नाविका जी, मैंने तो किसी के बीच में भी नहीं बोला और मैंने नाम भी नहीं लिया। एक एक करके बोलिएगा, मैं काउंटर का समय सबको मुझे लगता है कि नाविका जी के प्रति तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए। उन्होंने अगर उनको लगता है कोई मेरे खिलाफ तो बहुत पहले आ चुका है। आपको तो 14 लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले बॉयकॉट का, पर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का या शब्द का इस्तेमाल किया तो नाविका जी आप कॉम्पिटेंट है मुझे रोकने के लिए, टोकने के लिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने कहा कि देखिए कौम को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 16,000 वाट 16 किलोवाट इस्तेमाल हुए 3 स्टोरी के घर में। कितने मुस्लिमों के पास 3 स्टोरी के घर है? कितने मुस्लिमों को 6 महीने तक जीरो बिल आता है? कितने मुस्लिमों के घर में 3 स्प्लिट एसी, 2 फ्रिज, 1 डीप फ्रीजर, 1 कॉफी मेकर, 1 माइक्रोवेव, गीजर? ये कितने मुसलमानों के घर में है? मतलब बिजली चोरी। सुनिए ना सर, विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मतलब कि एक तो आप कानून तोड़ो, यूपीसीसीएल सप्लाई करती है वहां पर बिजली, उनका नुकसान करवाओ। और जब, और पता है आपको बर्क का मतलब, मैं बता रहा हूं, बताओ किसका, बता रहा हूं मीटर किसका है आपका। देखिए, मीटर से आप चलते ही नहीं हो ना, आप तो मीटर के ऊपर। सुन लीजिए सर, बीच में हर वाक्य में मत बोलिए। बर्क का मतलब ऐसे उर्दू में पता क्या होता है? बिजली। तो बर्क, और बर्क साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरमैन हैं। उनका काम है कि बिजली की चोरी को रोका जाए। मतलब जिसका काम है कि चोरी रोके, वही चोरी कर रहा है। देखिए, आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए पूरी मानसिकता क्या बन चुकी है कि हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। मतलब आतंकी पकड़े जाते हैं, आतंकी मुसलमान है, छोड़ो, हाईकोर्ट को रोकना पड़ता है। अगर कोई दंगाई पकड़ा जाता है तो दंगाइयों को छोड़ो, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम दंगाई। और अभी बिजली चोरी के मामले में उनके सांसद साहब का प्रूफ आ चुका है, तो उन्हें मुसलमान इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय ने इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि किस प्रकार का कुतर्क है। भाई, सारे मुसलमानों का नाम बदनाम किया जा रहा है। सारे मुसलमान चोरी करते हैं बिजली की? अभी तक इनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर मैं ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। आपने कहा मुसलमान दंगाई है, सारे मुसलमान दंगाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब मान लो एक राम गोपाल मिश्र मारे गए, वो तो दंगाई नहीं थे, उनके घर कोई डेलीगेशन पहुंचा, पर जिसने कट्टे चलाए पुलिस पर, उनके घर पे चले गए। उसके घर पे चले गए क्योंकि मुसलमान के घर के ऊपर चढ़ करके झंडा उतारोगे। क्या करने गए थे बहराइच में? उस घर में आपने क्या बोला? किसका झंडा उतार रहे थे? रिपीट कर, क्यों उतार रहे थे? एक सेकंड। अगर झंडा उतार दे तो गोली मार देंगे। विवेक जी सुन लीजिए, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सुनना भी पड़ेगा। तो क्या करोगे? चुप बैठोगे? एक वाक्य सुनना भी पड़ेगा। हाँ, बोलिए। लाउड म्यूजिक प्ले करने की या झंडा उतारने की एक ही सजा, गोली मारना। नहीं, झंडा उतारने तो गोली मारना। क्यों डरता है? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? घर में घुसने के पहले जब वो घर के अंदर घुस रहा था, पुलिस ने रोका क्यों नहीं? भीड़ ने रोका क्यों नहीं? गोली मारने का अधिकार है, गोली मारने का अधिकार है। आपने प्लान करके संविधान वाले, क्योंकि घर मुसलमान की दुकान और संविधान की दुकान, घर मुसलमान का था, इसलिए जिसको मर्जी घुसा दो। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ, ये इस देश में सेक्युलरिज्म का जो चोला है बहुत सालों से आप लोगों ने पहना हुआ है। मैं पूछना चाह रही हूँ, आज
एएसआई ने सर्वे किया। ऐसा सर्वे पहले भी हुआ, 24 नवंबर को हुआ, 23 नवंबर को हुआ, 19 नवंबर को हुआ ना। 24 को वहां पथराव हुआ, पहले 2 दिन नहीं हुआ, आज एएसआई का हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ। वारिस पठान, ये एएसआई का सर्वे सेक्युलर था कि नहीं था? पूरी मैं आपकी बात बताता हूँ। अभी शहजाद पूनावाला ने बात की कि कैप कंपटीशन चल रहा है, यानी एक होड़ लगी हुई है। होड़ किसकी लगी है पता है? कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन हिंदुओं का चैंपियन है, कौन हिंदुओं के लिए आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? तो मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ो, मुसलमानों की मस्जिद के नीचे जा जाके मंदिर ढूंढो। ये कंपटीशन भी हो क्या गया कि 3 जन में और एक कंपटीशन चल गया। एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरे मोहन भगवत और योगी। अभी तीनों को मैं तो चाहूंगा कि एक जगह बैठ जाए जाके और जो इनके आपस में रिफ्ट है, मतभेद है, सब खत्म कर दे। क्योंकि एक बोलता है मोदी जी मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूं, तो मोहन भगवत बोलते हैं आपको क्या जरूरत है बार बार सबके जाके खोदने की, क्यों जाके मंदिर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हो। योगी जी बोलते हैं मैं मेरी चलाऊंगा, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। तीनों में चैंपियनशिप चल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है? फंस खोल रहा है मुसलमान। अब आपने बात की संभल की, तो संभल के अंदर आप एक चीज बोलना भूल गए। आपने कहा 19 को सर्वे हुआ, बिल्कुल हुआ, 4 बजे ऑर्डर लाए, 6:30 बजे चले गए, 45 किलोमीटर दूर जाके सर्वे भी कर दिया, बाहर आके बोल दिया सर्वे हो गया। 24 तारीख को जो सर्वे हुआ ना, क्या जरूरत थी सुबह 7 बजे जाने की? पब्लिक जमा हो गई, पानी को देखा, वहां है पुलिस की फायरिंग में 5 मुसलमान युवा ने अपनी जान खो दी। 5 गोली लगी, शहीद हो गए। आज तक नरेंद्र मोदी योगी ने उनके खंडन नहीं किया कि नहीं चलो हमको उसके घर वालों की तरफ संवेदना है कि ठीक है किसी की जान चलेगी। उनके घर जाना है, लोगों को जाने नहीं देते आप। पुरसा करना तो एक सवाब का भी काम है, किसी के घर में मौत मैयत हो गई, जाते हैं लोग मिलने, आप जाने नहीं देते। उसके बाद अब आप खुदाई का काम। गोपाल मिश्रा के घर जाने देते, जाते क्या आप? अरे हम तो हर जगह जाते, जाने दो। आपने पेशकश कभी की? आपने कभी पेशकश की जाने की? अरे पेशकश क्या करेंगे? रोक देते रास्ते के ऊपर, फायरिंग करके गोली मार देंगे हमको। आपने पूछा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। धक्का लगता है, सर पे दिखती है, उसके बाद पट्टा दिखता है, उसके बाद इतना बड़ा पट्टा दिखता है, ऐसा लगता है ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा वारिस भाई, उसके बाद 1 घंटे बाद पट्टा निकल गया। अरे इतने तो लोग ढोंगी नौटंकी बात हो गए। अरे आज जया भादुरी जी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जया बच्चन जी, जो समाजवादी की, उन्होंने कह दिया कि अगर सबसे बड़ा पुरस्कार किसको एक्टिंग में देना चाहिए तो बीजेपी के चलिए अब संभल से मामला संसद तक आ गया। संभल से मामला संसद। खुदाई का क्या, मुझे बहुत बड़े हिंदू के जानकार है जो अच्छे लेखक भी, उन्होंने मुझे बताया वारिस भाई जो रोज बोल रहे ना मूर्ति प्रकट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, तो उसका क्या पता है? हर दिवाली में आप लोग यहाँ पे हिंदू भी है, मुझे पता है, दिवाली या गणपति में एक आइडल लाते हो, अगले साल दूसरा आइडल लाते हो, तो पहले आइडल क्या करते हो आप? उसको कहीं ना कहीं पानी में उसका विसर्जन कर देते, या किसी मंदिर का कोई मूर्ति है उसको कहीं जाके आप बड़ी कर देते, कुछ भी कर। आप जब सालों साल बाद खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हमारे चौपाटी में गणपति के टेम्पल से शहजाद पूनावाला को मालूम है कितनी गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अब 8-10 दिन बाद निकलती है। मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, गणपति बप्पा मोरिया पे जो हुआ वो तो आपके साथ खड़ा हूं, पर जो हुआ था वो आपको याद है ना, माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, माफी मैंने क्या मांगा था आपको नहीं पता है। माफी तो ऊपर वाले को कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इसमें किसी और वो मूर्तियां जो मिली हैं वो ऐसी वाली नहीं है जो मिट्टी की आप लाते हैं वाली में। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लगता है, इनको ये देखिए कैसे अभी कोर्ट ने, 1 मिनट, अभी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, अभी एएसआई का सर्वे हुआ नहीं, अभी किसी ने ये बताया नहीं कि वो मूर्तियां क्या हैं, कैसी हैं, लेकिन इनका वर्डिक्ट आ गया। प्रकट हो चुकी थी बाबरी के टाइम भी। इनका वर्डिक्ट आ गया। ये वर्डिक्ट दे सकते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते। हम हमारी बाबरी एक मर्तबा इसी फरेब के जरिए शहीद हो चुकी है। लगातार तो नहीं बोल सकते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शहजाद भाई आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले तो मुझे बड़ा आज दुख हुआ अखिलेश यादव जी को सुनकर। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था वो कहते कि हमारे सांसद के यहाँ 5 महीने से 0 बिजली बिल आ रहा है, ये तो क्राइम है, स्टेट रेवेन्यू को सीधे सीधे हमारा सांसद उसकी चोरी कर रहा है, इसकी जांच कराइए। और मैं अपने सांसद को बोलता हूं कि अगर ऐसा गलत किया है तो उसका भुगतान करे, बाकी जो चीज है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इसमें मुसलमान लाके खड़ा कर दिया। अब जितने लोग हैं डिबेट में, मैं लगातार सुनता हूं कि वो कहते हैं हर तरफ खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। एक जगह तो बताइए जहां कहीं खुदाई हुई हो।
नविका जी, एक भी जगह आज तक खुदाई हुई ही नहीं। कुआं खोद डाला। क्या जामा मस्जिद में खुदाई हुई? अब सोमनाथ मत जाइए। क्या ज्ञानवापी में? संभल और संसद में रहिए, मैं बता रहा हूं, सोमनाथ मत जाइए। क्या ज्ञानवापी में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या संभल में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुदाई हुई? नहीं हुई। सर्वे और एग्जीक्यूशन दोनों का अंतर समझ लीजिए भैया। सर्वेक्षण और खुदाई में बड़ा फर्क है। सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं वो सही है। अखिलेश जी ने कहा खुदाई के नाम पर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। जब खुदाई हुई नहीं तो ये क्यों कहा गया? 4-5 जगह का बता दें। अगर वो खोदा गया किस कुएं में पहले विसर्जन होता था? त्रिपाठी जी, आप ब्राह्मण हो, जानते हो। आपको जानकारी पुराने जमाने में कुएं में भी विसर्जन होता था। आप कहानी नहीं सुनाई। सीधी सी बात है, बताइए कहाँ खुदाई हुई? खुदाई कहाँ हुई? कहाँ खुदाई हुई बताइए? कौन सी मस्जिद खोदी गई? हर जगह आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद खोद के तब निकाला जा रहा है। तो भागवत जी ने कहा मस्जिद खोद के शिवलिंग नहीं खोजना है। मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, आपका इंटेंशन इस सर्वे के पीछे क्या है? देने के बजाय पहले आप ये उसी में उत्तर लिखा है ना सर। आप लोगों ने कहा खोद रहे हैं। खुदाई क्या आप तोड़ दोगे सब कुछ? आपका जो इंटेंशन है, फिर देखिए आपका इंटेंशन ही गलत है। मुझे प्लीज आपका इंटेंशन आराम से यहाँ खुदाई नहीं है, कुछ नहीं खोद रहा। आपका इंटेंशन हो गया सब ये जो लोग सो कॉल्ड सर्वे के लिए जा रहे हैं, सो कॉल्ड सर्वे के लिए बताते हैं। आप ही से पूछ रही हूँ, आपका दिल, आपका यहाँ जो है ये सब ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके इंटेंशन इनको दिख रहे हैं। देखिए इंटेंशन कैसे दिखते हैं? एक बात बताता हूँ, यहाँ है ना वो बोले सनातनी, मैं वो मुसलमान हूँ पिछड़ा हुआ, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाके सनातनी हिंदू बन जाते, दोनों गेम प्ले करते हैं। उनको बोलो असली क्या है उनके दिल में हुआ। चलिए अब मैं जवाब दूं मुसलमान हूं, चलिए मेरा हक छीना जा रहा है। चलिए अब मैं जवाब अरे वारिस भाई हो गया, मैं सनातनी खत्म कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए ऐसा है नाविका जी, चलो मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में या टाइम्स नाउ के चैनल में दोनों जगह भारतीय हूँ, इनकी तरह कहीं भारतीय और कहीं पाकिस्तानी नहीं बनता हूँ, नहीं कभी भारतीय और कभी पाकिस्तानी नहीं बनता हूँ। सुन लीजिए अब सुन लीजिए अब सुन लीजिए, अरे भाई नहीं, एक मिनट अरे नाविका को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। कैसे बोल दिया नाविका? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोल रहा हूँ भाई, या तो तय किया गया कि मुझे एक भी शब्द नहीं बोलने देना, नहीं, पर पाकिस्तानी मत बुलाइए। बता रहा हूँ एक मिनट। अगर मेरे धर्म के ऊपर मुझे टिप्पणी की जा रही है कि मैं भाजपा में जाता हूं तो सनातनी बनता हूं और यहां पर आता हूं तो पिछड़ा मुसलमान बनता हूं, दोनों मेरी संस्कृति का हिस्सा है, तो मेरे ऊपर सवाल करे तो ठीक है। और अगर 370 पर किसने डाउट किया, किसने सर्जिकल स्ट्राइक पे डाउट किया? पाकिस्तान और इन लोगों ने एक ही सुर में बोलते हैं, तो पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? अब दूसरी बात, अब मुझे टॉपिक पे आने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना इंटरप्ट तो किसी को नहीं किया। मोहन भागवत पे भी प्लीज, मैं सब पे आ रहा हूं, बोल रहे हैं। अरे पर एक डिबेट में हम लोग अपनी अपनी बात 30-30 सेकंड में रखने के बाद क्यों नहीं? आपने इतना लंबा बोला, वारिस जी ने 5 मिनट बोला। अब सुनिए, वारिस जी ने बोला हम तो सबसे मिलने जाते हैं, हम कभी बैर नहीं करते, राम गोपाल मिश्र से भी मिलने जाएंगे, ये भी सब कुछ बोला। ताहिर हुसैन को टिकट दिया, अंकित शर्मा के घर गए क्या? वो ताहिर शर्मा, अरे अंकित शर्मा तो मारा गया ना, पर अंकित शर्मा मारा गया कि नहीं मारा गया? आईबी ऑफिसर को 40 बार गोंद आ गया, एक घर में गए क्या? अब प्लीज वारिस भाई, हर बात पे टिप्पणी नहीं हो सकती, किसी की भी जान जाती है, दुख व्यक्त। अरे आप 5 हर स्टेटमेंट में टिप्पणी, नाविका फिर मैं भी ऐसा शुरू कर दूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए मोहन भागवत जी ने कहा है कि मस्जिद में जाके लिंग नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना, बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार ये भी अनाउंस कर लो कि 1500 साल पुराने गांव में जाकर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं ढूंढनी है। नो किसानों की जमीन में वक्फ प्रॉपर्टी सही बात है, सही बात उठाइए। डू यू एंडोर्स मोहन भागवत? प्लीज डू यू एंडोर्स आई विल आंसर। इन्होंने कहा कि जया बच्चन ने बोला कि मुझसे बड़ा एक्टिंग अवार्ड इनको मिलना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक महिला ने लेटर लिखा, ट्राइबल महिला ने, कि मेरे प्रॉक्सिमिटी में आकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला, पहलवान बेटियों ने भी जो आरोप लगाया, हमने कभी उनके वर्जन को चैलेंज नहीं किया। और एक सांसद को जब एक आरोप लगा रही है, प्लीज
इस प्रकार से उनका आपने चैलेंज किया और उनके प्रति उनके प्लीज अब आप फैक्चुअली गलत विवेक जी प्लीज लड़कियों को आपने चैलेंज किया मैम नाविका जी गलत स्टॉप है दिस नहीं शहजाद दिस इज रॉन्ग अलाउ मी टू कंप्लीट माय शहजाद यू आर सेइंग समथिंग फैक्चुअली रॉन्ग हाउ कैन विवेक चैलेंज दो गर्ल्स मैं शहजाद की पूरी स्टेटमेंट के बाद सबको काउंटर का वक्त मैं सबको काउंटर का वक्त दूंगी और दुष्यंत नागर से शुरू करूंगी जी बिल्कुल आप अपना पॉइंट four of them an analyst and me I have not interrupted anyone's statement बिल्कुल but they're not allowing me to speak in one statement बिल्कुल 1 2 3 एक मिनट अरे 3 है बारिश भाई आप my limited requirement is at least let everyone speak 30 seconds बिल्कुल आप अपनी हर बात वक्त कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है देश का। जल्दी बोलो। because ma'am it breaks the flow there are 5 things I have to answer the audience won't understand आप बोलिए and he's not like that I don't know why they are getting so perturbed आप बोलिए मैं अभी ये फिर से शुरू करूंगा। देखिए जया बच्चन का ये कहना, जया बच्चन जी तब बहुत अफेंड हुई जब उनके नाम पे बच्चन डाला गया, हालांकि राज्यसभा की लिस्ट में वो नाम था। तो अपनी डिग्निटी के लिए तो वो खुद खड़ी हुई हाउस में, और एक महिला ने कहा कि राहुल गांधी मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जेस्चर करते हैं, उनके वर्जन को, एक ट्राइबल महिला के वर्जन को यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, उनकी डिग्निटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और यहाँ पर जो सो कॉल्ड लिबरल्स है साथ में खड़े हैं। चलिए मैं वारिस पठान की पार्टी का तो समझ सकता हूं, इनकी तो सोच ही बहुत पुरानी, 700 800 1000 साल पुरानी। वकालत करते हैं संविधान के दायरे में एएसआई का मैंडेट क्या है? एएसआई का मैंडेट है लॉ में कि अगर कोई प्राचीन पुरातन कोई स्थल है या कोई जगह या कोई मूर्ति है तो उसका कार्बन डेटिंग करके टेस्ट करे कि उसकी एज क्या है, ताकि उसका संरक्षण कर सके। तो इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है, नियत क्या है कार्बन डेटिंग करने की? फिर से हमारी मस्जिदों ये जो सबकी नियत जानने का आपका थर्मोमीटर है, ये आपसे मैं एक बार बोरो करना चाहूंगी, ये मैं आपसे लूंगी। लेकिन दुष्यंत नागर जी मैं पूछना चाहती हूँ, एस फोनान कौन्याक ने जो कहा है, जो नागालैंड की सांसद हैं, तो राहुल गांधी जी का भी इंटेंशन कुछ बता दीजिए। आप लोग तो बड़ा दूर का इंटेंशन कोई लेते हैं, आप लोग तो बहुत दूर का इंटेंशन, वो तो महिला सांसद है, वो कह रही कि हमारे साथ ये हुआ। पूरे कमाल हो गया आप लोगों किसने धक्का मारा नहीं पता, सर पे पहले एक छोटी चोट, देखिए फिर एक पट्टा दिखा, फिर एक बड़ा पट्टा, दुष्यंत नागर जी क्या सिर्फ अपने आप अपनी नेतागिरी चमकाने का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही इंटेंशन रह गया है? कभी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैग ले जाती हैं फिलिस्तीन का, अगले दिन बांग्लादेश का, तीसरे दिन उन्हें 1984 राइट्स का दे दिया गया है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आरोप है धक्का मारने का, और अब महिला सांसद का स्टेटमेंट चिट्ठी में भी लिखा गया है, संसद में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। एक महिला की बात आप मानने से, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप मानने से इनकार कर रहे हैं, ये कहां का जस्टिस है? पहले मैं ये पूछूंगी। और तीसरी बात, ये संभल में अगर सर्वे हो रहा है, सेक्युलरली आज हो गया, तो किसी की चूं नहीं निकले, किसी ने बिजली चोरी पर कुछ नहीं कहा कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन बाकी समय अरे भाई सब कुछ खोद रहे हैं, जबकि खुदाई कहीं नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सिर्फ और हर वक्त सिर्फ हम इलेक्शन मोड में रहेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहेंगे, या नेतागिरी चमकाते रहेंगे? देखिए जी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये तो सब जानते हैं। बहुसंख्यक वर्ग का संतुष्टिकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा, मैं आपके ऑपोजिशन किसका कर रही है? किसी का नहीं करते। तो किसानों की, गरीबों की, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी 50% आरक्षण उन गरीब किसानों को दो, ओबीसी वर्ग के, जो मेहनत मशक्कत करके अपना काम करते हैं। अरे सर, उसमें तो सभी लोग आते हैं। सर मैं किसी के बीच में बोला नहीं, वो कहते हैं भाई कास्ट सेंसस करो, देश का एक्सरे निकालो, कौन गरीब है, कितना पिछड़ा है, शिक्षा में किसका स्तर कहां है। तो मैं समझता नहीं इसमें किसी की अपीजमेंट है, ये तो समग्र एक समाज के एक वर्ग के उत्थान का सिर्फ एक तरीका वो लोग बता रहे हैं। दूसरा, मैं आपके प्रश्न में इनका प्रश्न भी जोड़ना चाहता हूं, जो इंटेंशन पूछ रहे थे। महंगाई, खाद्य पदार्थों पर, अन्य सामानों पर
ऊपर जा रही है, धक्का मुक्की, बेरोजगारी ऊपर जा रही है, धक्का मुक्की, इसलिए इनको ये सारी ये सब मुद्दे तो आपने पार्लियामेंट में डिस्कस भाई नहीं किए। इनको इसीलिए कर रहे हैं ये लोग। आपने एक भी मैं धक्का मुक्की की बात कर रहा हूं मैडम, ऐसा नोटिस नहीं दिया जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई, आवाम के सामने, जिसमें कोई भी ऐसा डिबेट मांगा गया हो। 140 करोड़ आवाम के सामने मैं जो नागालैंड की सांसद है, मेरी सिंपैथी उस महिला के साथ है, लेकिन वीडियो दिखाइए ना, कहां धक्का दिया? वीडियो आप सिर्फ बातें कर रहे हैं यहां पे डाइवर्जन के लिए कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पे बात ना हो, तो बाबा साहब के भारतीय अपमान पे बात होगी और क्षमा मांगना पड़ेगा जिन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है, ये उनको क्षमा मांगना पड़ेगा। का कानून नहीं समझ है। लीजिए। शहजाद भाई आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी ने हाथ उठाया था। हर्षवर्धन जी, मैं पूछना, आपने बहुत समय के बाद बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, तो सवाल के जवाब भी तो जो थोड़ा कम कर दिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, महिला सांसद को अब वीडियो दिखाना पड़ेगा ताकि सिंपैथी मिल सके? क्या देश का कानून ये हो चुका है? और कितनी ऐसी कंप्लेंट्स हैं कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की जिन पर इनसे कोई भी प्रूफ एविडेंस नहीं मांग सकता? नवका जी देखिए, यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक महिला नेत्रियां निकलकर चली गई। सूची बड़ी लंबी है। असम की युवा कांग्रेस की अध्यक्ष चली जाती है, केरल की इनकी नेता चली जाती है आरोप लगाकर, छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका चतुर्वेदी, इनकी ऑल इंडिया AICC की उस वक्त मीडिया की कोऑर्डिनेटर थी, उनका चला जाता है। इस सब के बावजूद न राहुल न प्रियंका को कोई भी उनके साथ कभी खड़े नहीं होते। अब इन सारे लोगों को अब कौन सा वीडियो दिखाना है, क्या करना है, वो ईश्वर जाने। अब ये मसला तो और भी आगे का है। वो ये कह ही नहीं रही है कि उसमें किसी ने आके मुझे धक्का दिया या क्या किया। कम से कम उसको पढ़ लेना चाहिए जो कोन्याक जी ने चिट्ठी लिखी हुई है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि राहुल गांधी चिल्लाते हुए मेरे पास तक आए तरह से और मेरे इतने नजदीक आ गए कि मैं महिला होकर असहज हो गई। अगर ये बात दुष्यंत नागर जी को नहीं पता है और आज के समय में लिबरल खेमे के साथ खड़े हैं, तो कृपा करके कम से कम इस बात समझिए, इस बात समझिए। और वो अगर कह रहे हैं तो सभी महिलाएं विनम्रता सम्मानित होनी हैं। चाहिए। देखिए अब आप चिल्लाने लगे क्योंकि आपको पता चल गया कि आप फंस गए। बहुत एहतराम अभी आप वीडियो मांग रहे थे, उनको सेक्युलरिज्म, आप जिस तरीके से, एक मिनट, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन जो आप कहें वही चलेगी। अगर किसी महिला को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो उसकी सर्टिफिकेशन भी विपक्ष करेगी। अगर इस देश में कोई मंदिर है या मस्जिद है उसकी सर्टिफिकेशन भी विपक्ष करेगी। ये विपक्ष, ये मोहन भागवत करेंगे, हम मोहन भागवत डिसाइड करेंगे और बीजेपी स्टैंड क्लियर करे मोहन भागवत के साथ या खिलाफ। जब उन्होंने कहा है कि इस तरह से कम्युनल टेंशन बनेगा, सबका जवाब साथ है। पर विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 20 सेकंड बोलना चाहता हूं, बोलूंगा लेकिन इसी मुद्दे पे बोलना, मोहन भागवत पे। सर ऐसे तो इसके बाद और बोलिए। आप विवेक श्रीवास्तव जी इधर आ जाइए, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाती हूं। आप मेरे प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड मैं आ रहा हूं, पर विवेक जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। नाविका जी, जब आजम खान ने रमा देवी जो चेयर पे बैठी थी उनका अपमान किया था, वीडियो था, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए, नवाब यादव के ऊपर DNA टेस्ट आया, वीडियो और एविडेंस आने के बाद क्या कार्रवाई की इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं, आरजी कर में तो बेटी का बलात्कार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है, क्या स्टैंड लिया इन्होंने? स्वाति मालीवाल का वीडियो था, जब वीडियो था भी तब भी आपने महिला पे सवाल किया और आज महिला बोल रही है तो उनके ऊपर मोहन भागवत का सवाल पूछा तो उस पर भी जवाब दिया। फिर मैं विवेक साइलेंस आपके पास आ रही हूं। मोहन भागवत पे भी मैंने कहा था मोहन भागवत। एक सेकंड, पहले तो मुझे इतनी खुशी है, सुनिए एक सेकंड। अरे भाई मैं जवाब दूं, कोई भी जवाब तो दूं, बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाब दूं, माफी मांगते हो नहीं? जवाब दूं या ना दूं? अम्बेडकर साहब का विवेक जी जवाब दूं आपका क्या? माफी मांगते हो या नहीं माफी मांगो? आप बोलो उनको पहले। शहजाद माफी नहीं मांगेंगे। एक तो मेरे कानों के लिए इतना मधुर संगीत की तरह है कि जो लोग कल तक आरएसएस को कोसते थे आज सरसंघचालक जी के बयान को इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, पूरी बात हो जाने दो, पूरी बात हो जाने दो। हर स्टेटमेंट में शो के शुरू में कहा सुनिए, कि यही हमारा स्टैंड है। फिर से बोल रहा हूँ,
क्या बात कर रहे हो? आदरणीय फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। क्या फिर इनकी बात प्रश्न पूछिए ना इनसे। आप उनकी बात कि ये सुनिए इतने ना, दिन तक मुझे- हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कह रहे थे? बीजेपी को बीजेपी को जवाब देना है ना। मैं कह रहा हूं कि इतने प्रतिभाशाली लोग और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर 20 सेकंड नहीं रुक पाते, मतलब उनको इंटरप्ट करने के बिना कोई और चारा नहीं। जल्दी है ना सत्ता पाने की। नहीं, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। इनको जल्दी राज्यसभा बनेगी। जवाब दीजिए। हंगामा न कर दें जल्दी के चक्कर में, ठीक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराज बैठ जाते हैं हम तो, पंडित जी आप तो बिल्कुल ही हमको देखिए बोलने ही नहीं देते भाई। उनको राज्यसभा चाहिए, बोलने दो, बोलो। नहीं, उनको ऐसा है, भदौरिया जी वाला अवार्ड चाहिए दुबई अब में। मैं समझ राज्यसभा। देखिए, मुझे राज्यसभा मिले ना मिले मेरी चिंता छोड़ दो, आप कम से कम गणपति बापा मौर्य बोलने की इजाजत ले लो ओवैसी साहब से। आज भारत सुन लीजिए। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, अच्छी बात है, यही बोलते रहो और अपने कम से कम सांसदों से वंदे मातरम भी निकालना शुरू करो। क्या होगा उससे बोलने भारत से? माता की जय तो बोलते नहीं, क्या होगा बोलने से? सुन लीजिए, युवा को रोजगार मिल जाएगा, युवा को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। भाई आप जवाब नहीं दे रहे, जवाब देने से डर रहे हैं। कैसे दूं? हर बात आप डाइवर्ट मत होइए, आप जवाब दीजिए। अब मैं और थोड़ा सुनना पड़ेगा, 20 सेकंड में। आदरणीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जो बोला है उसमें गलत क्या बोला है, और यही तो हमारी पार्टी की लाइन है। पार्टी की लाइन यही है कि हम लोग कानूनी रूप से अगर कोई विषय सामने आता है तो वो विषय तो कोई संघ के या कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं ले जा रहे। हिंदुओं को उतना ही अधिकार है अपने विषयों को लेके जाना कोर्ट में जितना कि वक्फ को अपनी जमीन क्लेम करना है। टू मोहन अगर वक्फ को एक सेकंड, कैसे मोहन भागवत ने कहा है कम्युनल डिसहार्मोनी फैल जाएगी, इसलिए अयोध्या के बाद हर जगह जा करके ये मस्जिद और इसके सर्विस बंद करो। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, नाविका एक सेकंड, कॉन्ट्रडिक्शन सुनिए, नाविका सुनिए, विवेक जी मोहन भागवत जी ने बोला कि एक जगह पर दूसरी जगह के प्रमाण ढूंढना ये कॉन्फ्लिक्ट का होगा। सुनिए ना, सुनिए, हाँ ना, तो फिर मंदिर में जाके वक्फ की जमीन ढूंढना क्या है? ओके, तो हम वो बोलो वो कॉन्फ्लिक्ट है, बोलो क्या अभी वक्त बेसिकली आरएसएस और बीजेपी में लिपटा चुका है, क्रिएट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं सुनवाई देती हूँ, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, किसको कहा, क्या मतलब था, सब समझ जाएंगे। पहले वाला भी सुनो, 4 बच्चे पैदा करो, 3 कम से कम, वो भी सुनो। वो भी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। मग श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। आप में से मराठी कितने लोग? हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, मुझे भी आती है, हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया। लेकिन आपने सुन लिया और उन्होंने लोगों को कहा। लेकिन शहजाद जो कह रहे हैं वो भी सही है। अगर किसी के दिमाग, एक मिनट, ये कानून, जिस कानून और जिस संविधान की आप बात करते हैं वो सबको ये अधिकार देता है कि अगर कोई प्रश्न उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट जा सके। मोहन भागवत ने कहा है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो रहेगा। आप कोर्ट पहुंचे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, नहीं, ये ऐसा झूठ मत बोलिए विवेक जी। बीजेपी और संघ में रिफ्ट बड़ा क्लियर है, एक्सक्लूडेड है, संचालक कुछ और कह रहे हैं, भाजपा का नेतृत्व कुछ और कह रहा है। झूठ मत बोलिए, लिखा हुआ है और मैं वो स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन विवेक साइलस जी, संभल क्या अब जरिया हो गया है सिर्फ नेतागिरी चमकाने का? क्योंकि सवाल ये उठता है कि संसद में राहुल गांधी हीरो हैं तो फिर अखिलेश यादव को संभल से हीरो बनना है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ चुकी हैं। उधर जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान की पार्टी भी घुस जाती है। मुसलमान इधर उधर जा रहा है, तो हर कोई चाह रहा है कि भाई अपीजमेंट करो और सारे मुसलमानों को अपने पास रखो, और एक कंपटीशन छिड़ गया। देखिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कौन करता है 2024 के चुनाव में हमने देख लिया था, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि वो आएंगे और आपकी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, आपका मंदिर सूक्त ले जाएंगे, मुजरे तक उतर आए थे। तो किस तरह से वो राजनीति कर रहे थे, अपीजमेंट कौन कर रहा था, सब देख लिया। झारखंड के चुनाव में भी देख लिया।
लेकिन देखिए, आपने शुरू में मंदिरों की बात की, मंदिरों को कैसे छुपाया जा सकता? जो लावारिस मंदिर है, मैं तो अपील करूंगा योगी आदित्यनाथ जी से, जिसमें पुजारी नहीं है, भक्त नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से खोला जाए, उसमें पुजारियों का अपॉइंटमेंट किया जाए, और जैसे आंध्र प्रदेश में, एक मिनट नाविका जी, बहुत जरूरी है, जैसे आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मौलानाओं को सैलरी दे रही है, वैसे पंडितों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो गौरी शंकर की पूजा याचना किसने बंद की थी? मैं वही बस कहने जा रहा था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और 93 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री गौरी की पूजा रुकवा दी, जो अब जाकर शुरू हुई है, अदालत के आदेश से शुरू हुई है। कहीं भी कोई खुदाई नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद कीजिए, नेशनल टेलीविजन पर जहर फैलाना बंद कीजिए। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं दुरुस्त बात कर रहे हैं, किसी मस्जिद के इंटेंशन वाला थर्मामीटर दीजिए। इंटेंशन क्या था पता है नविका जी? उसका मैं आपको बताता हूँ। 1991 में एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा था बाबरी के एरा में, हिंदू मुसलमान में डिवाइड, मस्जिद मंदिर को लेके सब लफड़ा, तो एक दोनों सदन में चर्चा चली, लोकसभा राज्यसभा में। चर्चा के बाद ये तय पाया कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मॉन्यूमेंट, मस्जिद, दरगाह है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ठीक बात है, बराबर। अब वो अभी तक लागू है, हटा नहीं है। उसके दरमियान में आप जाते हो लोअर कोर्ट में सर्वे कराने की एप्लीकेशन डालते हो, सर्वे करने और इंटेंशन खत्म हो गया उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। कैसे आ गया? पूजा के लिए नहीं है तो कैसे आ गया? नेचर कैरेक्टर तो कहीं का चेंज ही नहीं हुआ। एक सेकंड, लगातार नहीं बोल सकते, वारिसी लगातार, ये तरीका नहीं है। संविधान का सम्मान बोला, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया उनका भी सम्मान अपनी बारी में बोलते हैं और दूसरे की बारी में इंटरप्ट करते हैं। वारिस पठान ने बोला कि नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, कैरेक्टर, सुनिए ना, कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता, डिटरमिन तो किया जा सकता है। नहीं, कैरेक्टर उसी ने कौन चेंज कर रहा है? अरे सर सुनना पड़ेगा सर, हर एक ये फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है। वो 5 मिनट बोलते हैं, दूसरा एक वाक्य भी ना बोले, ये क्या तरीका है भाई? हमारा भी तो एक अधिकार है ना बात रखने का। एक तो ये बोला, इन्होंने बोला कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। किसने कैरेक्टर चेंज करने की बात की है? पर ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल स्वरूप। और दूसरी बात, जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वैसे तो इस्लाम धर्म का मैं भी अनुयायी हूँ, इस्लाम में तो प्लेस ऑफ वर्शिप होती नहीं है, प्लेस ऑफ प्रेयर होती है। वर्शिप या उपासना स्थल तो केवल हिंदुओं की होती है। मतलब ये कानून केवल एक धर्म के खिलाफ, हिंदू तो अपनी जगह को क्लेम ना कर सके। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, विवेक जी आपको शायद नहीं पता, एक सेकंड। इस्लाम में उपासना है, इस्लाम में उपासना है, इस्लाम में उपासना तो बोल दो, इस्लाम में उपासना, इस्लाम में उपासना है तो बोल दो। विवेक जी आपको तो पता नहीं, आप नमाज क्या है? नहीं जानकार मत बोलिए। अल्लाह की इबादत नमाज क्या है? हो जाएगी। नमाज क्या पढ़ते हो ना? नमाज अभी उन्होंने बताया मैं मुसलमान हूं बहुत बड़ा, चलो पढ़ के दिखाओ। मैं आज इस डिबेट में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देश हो, कोई जगह हो, वहां पर बहुत से कंट्रोवर्सीज होंगे, बहुत से सवाल होंगे। जहां 140 करोड़ जनता हो, वहां सवाल भी होंगे, वहां पर बहुत सी तकलीफें भी होंगी। लेकिन क्या पत्थरबाजी जो 24 नवंबर को हुई, इसका इलाज वो है? या फिर संसद की बात आए तो संसद में इस तरह की मारपीट, क्या ये इस पूरे मुद्दे का सार है? क्या इससे हमें कोई भी हल मिलेगा? कोर्ट में अगर कोई जा रहा है तो इस देश का संविधान उसे हक देता है कि नहीं? लेकिन बीच में नेतागिरी कौन चमका रहा है? क्या ये सिर्फ हर वक्त इलेक्शन मोड में रहने का तरीका है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक और वोट बैग की राजनीति है? सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। देश को अपने विवेक पर, विवेक साइलस और विवेक श्रीवास्तव पर नहीं, देश की जनता को अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा और विवेक से काम लेकर आगे अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। वरना संसद की तरफ देखेंगे तो सर फुटअव्वल की नौबत तो आ ही गई है। आगे क्या होगा राम जाने।